तो आज हम बात करते हैं बच्चों आपके हिस्ट्री के एक टॉपिक प्राचीन इतिहास के टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज मैं सिंधु घाटी सभ्यता करवाने से पहले आपको बताना चाहूँगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी भी कुछ सभ्यताएं हैं और वो सभ्यताएं कहाँ पे हुई, कौन सी नदियों के किनारे हुई। तो विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो किसकी सभ्यता मानी जाती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो थी आपकी दजला और फरात नदी के किनारे। कौन सी दो नदियों के किनारे? दजला और फरात नदी के किनारे। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। सेकंड पॉइंट, इसके बाद जो दूसरी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है वो मानी जाती है मिस्र की सभ्यता। कौन से देश की सभ्यता भाई? मिस्र की सभ्यता। और ये मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई? नील नदी के किनारे। उसके बाद आता है हिंदुस्तान की सभ्यता का नाम, यानी हिंदुस्तान की सभ्यता जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सबको पता है मुख्य रूप से जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थान थे वो कौन सी नदी किनारे थे? सिंधु नदी के किनारे। इसके बाद नंबर आता है आपकी चीन की सभ्यता का। किसकी सभ्यता का? चीन की सभ्यता, जो थी आपकी होंग हे नदी के किनारे। होंग हो नदी के किनारे थी कौन से देश की सभ्यता? चीन की सभ्यता। यानी ये चार विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं, जिसमें पहला स्थान मेसोपोटामिया की सभ्यता का, दूसरा स्थान मिस्र की सभ्यता का, तीसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता का और चौथा नाम चीन की सभ्यता का। और ये इन सभ्यताओं की नदियों के नाम हैं जिन नदियों के किनारे सभ्यता बसी हुई थी। तो आज सबसे पहले हमारा फर्स्ट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका दूसरा नाम है कौन सी सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें बात करते हैं अब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता की उत्खनन की बात करते हैं। ये देखिए बच्चों, आपके सामने जो चित्र है वो आपको सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी देगा। यानी इस सभ्यता के बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाले व्यक्ति थे, सबसे पहले जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे भाई? चार्ल्स मैसन। यानी चार्ल्स मैसन के द्वारा इस सभ्यता के बारे में जानकारी दी गई। और चार्ल्स मैसन के द्वारा इस सभ्यता के बारे में जानकारी हमें कब दी गई? 1826 में। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति कौन था भाई? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन का एक लेख भी प्रकाशित हुआ था, और चार्ल्स मैसन का वो लेख कौन सी सभ्यता के ऊपर था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपर लेख भी प्रकाशित हुआ था, और वो लेख किसका प्रकाशित हुआ था? आप सबको पता है चार्ल्स मैसन का वो लेख प्रकाशित हुआ था। और चार्ल्स मैसन का वो लेख मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता पर जो प्रकाशित हुआ था वो कब प्रकाशित हुआ था? 1842 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1842 में। उसके बाद इस सभ्यता के जो टीलों का सर्वेक्षण किया, वो टीलों का सर्वेक्षण किसने किया? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसे हम ए कनिंघम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ए कनिंघम भी इसी को बोला जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम बोल दीजिए या ए कनिंघम बोल दीजिए, बात एक ही है। अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1856 में हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। कब हड़प्पा का मानचित्र जारी किया? 1856 में। और 1856 में हड़प्पा का मानचित्र जारी करने वाले पहले व्यक्ति थे, और वो पहले व्यक्ति कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम।
इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगा, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना करवाई गई थी। और इन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की थी? 1861 में। कब करवाई थी? वही 1861 में। इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है। तो बात करता हूं इस सभ्यता के बारे में कैसे जानकारी मिली। तो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, और वो रेल लाइन कहां से कहां तक बिछाई जा रही थी? कराची से लेकर लाहौर तक, जो अब वर्तमान में दोनों ही शहर पाकिस्तान के हैं, कभी जो हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करते थे। तो रेल लाइन बिछाई जा रही थी। कह रहे हैं जब रेल लाइन बिछाई जा रही थी तो आप सबको पता है रेलवे लाइन के बीच में यूं इस तरह स्लीपर लगे होते हैं जो दोनों पटड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक, वैसे तो पटड़ी 3 प्रकार की है, नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। तो ये जो रेल लाइन बिछाई जा रही थी, तब ये रेल लाइन बिछाने का जो काम हो रहा था किसकी देखरेख में हो रहा था? ब्रंटन बंधुओं की देखरेख में हो रहा था। उन ब्रंटन बंधुओं के नाम है जॉन और विलियम। ब्रंटन बंधुओं के क्या नाम है भाई? जॉन और विलियम। जॉन और विलियम की देखरेख में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। यानी जब ये रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी उस समय हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। यानी लॉर्ड डलहौजी के समय रेलवे लाइन बिछा रही थी। किसके नेतृत्व में? ब्रंटन बंधु, यानी ब्रंटन बंधु जॉन और विलियम के नेतृत्व। जब इन्हें रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो ये सपोर्ट के लिए जो पत्थर थे वो कम पड़ गए। तो इन्होंने देखा कि सामने एक टीला है, इस तरह का टीला। तो इन्होंने सोचा क्यों ना इस टीले पे से पत्थर निकालने की कोशिश की जाए। तब इन्होंने पहली बार हड़प्पा से ईंटें निकलवाई। और हड़प्पा से ईंटें किसने निकलवाई? जॉन और विलियम ने। किसके निर्माण कार्य में यूज करने के लिए? रेलवे के निर्माण कार्य में यूज करने के लिए। तो उसके बाद इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता नाम दिया। और वो सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। और जॉन मार्शल का समय जो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक भी रहे, और ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे 1902 से लेकर 1928 तक। उसके बाद इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम क्या पड़ा? हड़प्पा सभ्यता पड़ा। और ये हड़प्पा में खुदाई करता कौन थे? हड़प्पा के खुदाई करता थे दयाराम साहनी। और दयाराम साहनी यानी जिसे हम बोल सकते हैं राय बहादुर दयाराम साहनी। और राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा में खुदाई कब हुई थी बच्चों? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का एक दूसरा स्थान खोजा गया जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी की भी संज्ञा दी गई। और उस स्थान का क्या नाम था? मोहनजोदड़ो। और जो मोहनजोदड़ो में खुदाई करता थे वो खुदाई करता थे राखल दास बनर्जी। कौन थे भाई? राखल दास बनर्जी। और राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो में खुदाई कब हुई? 1922 में। अब बात करते हैं इन दोनों नगरों की विशालता को देखते हुए, यानी इनके विस्तृत साम्राज्य को देखते हुए, इन दोनों स्थानों को एक ही सभ्यता की जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी गई। और इन दोनों स्थानों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा देने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? पीगट महोदय। क्या नाम था भाई? पीगट महोदय। पीगट महोदय ने इन दोनों स्थानों को एक ही सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा। उसके बाद बात करता हूं मैं आपके साथ ही सभ्यता के नामकरण की। भाई सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ? जो बात करना चाहूंगा, जो इसे सिंधु सभ्यता नाम है वो दिया भाई जॉन मार्शल ने। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, इसे सिंधु सभ्यता नाम किसने दिया भाई? जॉन मार्शल ने। और इस सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया स्थान कौन सा है? हड़प्पा। और आप सबको पता है हड़प्पा के खुदाईकर्ता का क्या नाम है? राय बहादुर दयाराम साहनी।
यानी राय बहादुर दयाराम साहनी, जिसके नेतृत्व में खुदाई हुई। यहाँ कब खुदाई हुई? 1921 में। इसके बाद इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो हरियाणा में पड़ने वाले स्थान हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, चाहे वो कुरुक्षेत्र का भगवानपुरा हो, चाहे फतेहाबाद का आपका बनावली हो, या दूसरे स्थान हो, वो हरियाणा में कौन सी नदी के किनारे पड़ते हैं? सरस्वती नदी के किनारे पड़ते हैं। इसी कारण इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया, सिंधु सरस्वती सभ्यता। इसके अलावा इस सभ्यता को एक नाम और दिया गया, कांस्य युग की सभ्यता, क्योंकि इस समय जब मनुष्य परिचित हो गया था, कौन सी धातु से परिचित हो गया था? तांबा धातु से परिचित हो गया था। यहां बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आता है। मनुष्य के द्वारा अगर सबसे पहले प्रयोग में लाई गई धातु का नाम पूछे तो वो कौन सी है? तांबा। तांबा वो धातु है जो मनुष्य ने सबसे पहले प्रयोग में लाई थी, और इसी तांबा धातु के अंदर अगर मिश्रण कर दोगे आप टीन का, तो वो कौन सी धातु बन जाती है? कांसा धातु बन जाती है। और इसे इसीलिए कांस्य युग की सभ्यता भी बोल सकते हैं, या आप इसे ताम्र युग की सभ्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ताम्र युग की सभ्यता भी कह सकते हैं। इसे आगे ऐतिहासिक कालीन सभ्यता भी कहा जाता है। इसे आगे ऐतिहासिक कालीन सभ्यता इसलिए कहा गया जाता है क्योंकि जो इतिहास है वो कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। वो 3 भाग कौन से हैं? प्राकृत इतिहास, आगे इतिहास और ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल वो है जिसमें मनुष्य को लिपि का तो ज्ञान हो गया था, लेकिन उसे पढ़ने का ज्ञान नहीं हुआ। और ऐतिहासिक काल वो है जिसमें लिपि को पढ़ा जा सका। इसके अलावा अगर मैं आपको एक बात और बताना चाहूं, इस सभ्यता को अगर सिंधु घाटी सभ्यता नाम की बात करना चाहूं मैं, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम की अगर बात करना चाहूं, तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था डॉक्टर रफीक मुगल ने। किसने दिया भाई? डॉक्टर रफीक मुगल ने। डॉक्टर रफीक मुगल ने इस सभ्यता को नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता। सिर्फ जॉन मार्शल ने इसे सिंधु सभ्यता कहा था, जबकि ये हमारे सबसे बड़ा डाउट है। हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता नाम किसने दिया? जॉन मार्शल ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ बात करना चाहूं तो सिंधु सभ्यता तो नाम आता है जॉन मार्शल का, अगर बात करना चाहूं सिंधु घाटी सभ्यता तो डॉक्टर नाम आएगा रफीक मुगल का। तो इसके बाद हम बात करते हैं, इसी में आपके नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके उत्पत्ति और उद्भव के बारे में। भाई अलग अलग जो इतिहासकार हुए, पुरातत्वविद हुए, उन्होंने अपनी राय दी कि ये लोग कौन थे जो सिंधु घाटी सभ्यता जिन्होंने बसाई या जिनके द्वारा स्थापित की गई। जो जॉन मार्शल है या गार्डनर चाइल्ड है या मार्टिन व्हीलर है, उन्होंने कहा कि ये सुमेरी सभ्यता के लोग थे। कौन सी सभ्यता के लोग थे? सुमेरी सभ्यता, जिसे मेसोपोटामियाई सभ्यता बोल सकते हैं। यह बात हमें प्रमाणित नहीं होने के भी कारण है कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता और बात करना चाहूं मैं सुमेरी सभ्यता के लोगों में क्या फर्क था। देखिए, पहली बात तो ये, इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है आप सबको पता है बच्चों, भाव चित्रात्मक थी, जबकि मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि कील नुमा थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता में 600 अक्षर है, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता में मात्र 400 अक्षर है। ये इन 2-3 तुलनात्मक तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के जनक नहीं थे। यह प्रमाण इनकी लिपि के आधार पर निकाला गया। उसके बाद R.D. बैनर्जी और सुनीति कुमार चटर्जी ने कहा कि ये द्रविड़ लोग थे। द्रविड़ लोग होते तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव दक्षिण भारत में भी देखने को मिलता, जबकि आज मैं आपको बता देना चाहता हूं महाराष्ट्र से आगे सिंधु घाटी सभ्यता का एक भी स्थल नहीं खोजा गया है, क्योंकि महाराष्ट्र का आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी बिंदु है। उसके बाद बात करना चाहूं जो प्रोफेसर T.N. रामचंद्रन और S.R. राव थे, उन्होंने कहा कि ये वैदिक आर्य थे, जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैदिक आर्यों का समय है वो समय तो है आपका
1500 से 600 ईसा पूर्व, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समय यह नहीं है। जबकि इसमें मैं आपको डिफरेंस भी बताना चाहूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस था। ये वैदिक सभ्यता की विशेषताएं और ये सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे और वैदिक सभ्यता के लोग किससे परिचित थे। पहला, जो लोहा धातु है, लोहा धातु कौन सी सभ्यता की मानी जाती है? वैदिक सभ्यता की। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। मैंने आपको पिछले स्लाइड में ही जैसे आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु से परिचित थे? तांबा धातु से परिचित थे, जबकि लोहा धातु से परिचित नहीं थे। सेकंड पॉइंट, इसमें जो वैदिक सभ्यता में ग्रामीण था और कृषि प्रधान संस्कृति थी, जबकि आप सबको पता है सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की दो मुख्य विशेषताएं हैं। पहली विशेषता तो है नियोजित नगर और दूसरी विशेषता है जल निकासी प्रणाली। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता भी बोल सकते हो, नगरीय सभ्यता भी बोल सकते हो। और इनका मुख्य जो व्यवसाय क्या था? व्यापार। आप सबको पता है ये व्यापार करते थे, और किसका व्यापार मुख्य रूप से करते थे? कपास का व्यापार। क्योंकि कपास की खेती की शुरुआत ही कौन सी सभ्यता से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता से मानी जाती है। इसमें सेकंड थर्ड पॉइंट, शिक्षा प्रणाली है जो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले यानी वैदिक सभ्यता में कैसी थी? शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आप सबको पता है किससे परिचित थे? लिपि से परिचित थे। और वो लिपि कौन सी थी? भाव चित्रात्मक, जिसकी हम आगे बात करेंगे, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे इसी टॉपिक में। अब इससे बाद आगे मैं बात करता हूं आपके साथ बच्चों इसका कालक्रम की। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा क्या कालक्रम हमें सुझाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, और इन सभी कालक्रमों में से कौन सा कालक्रम सटीक बैठता है इस सभ्यता पर, उस बात की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमें बताया गया है जो कालक्रम 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व, किसके द्वारा बताया गया? सर जॉन मार्शल। तो सबसे पहले यहाँ आपका मैं ईसा पूर्व का भी डाउट दूर कर देता हूं। बच्चे सोचते हैं सर ने गलती से उल्टा तो नहीं लिख दिया टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है भाई। जो समय का निर्धारण है बच्चों, समय का निर्धारण है वो किसके जन्म से किया गया? ईसा मसीह के जन्म से किया गया। ईसा मसीह जो आप सबको पता है, जिसे हम भगवान यीशु बोलते हैं, कौन से धर्म के संस्थापक हैं? ईसाई धर्म के संस्थापक है। और ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम है बाइबल। क्या नाम है भाई? बाइबल। कई बार क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। तो जो ईसा मसीह का जन्म कितने ईस्वी को मान लिया गया? 1 ईस्वी को मान लिया गया है समय निर्धारित करने के लिए। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले भी कोई ना कोई क्या रहा होगा? समय रहा होगा। तो वही समय क्या कहलाता है? ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले का समय। तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभ्यता है। और ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभ्यता का जो कालक्रम जॉन मार्शल ने हमें बताया, वो बताया 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। उसके बाद डॉक्टर एम व्हीलर ने भी हमें एक कालक्रम बताया। वो कालक्रम क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करना चाहूंगा महादेव स्वरूप वत्स। महादेव स्वरूप वत्स वो व्यक्ति है जिन्होंने 1926 में हड़प्पा में खुदाई की थी। 1926 में कहां पे खुदाई की थी? हड़प्पा में। ये वही महादेव स्वरूप वत्स है। और इन्होंने हमें सिंधु घाटी सभ्यता का समय बताया 3500 ईसा पूर्व से लेकर 2700 ईसा पूर्व। उसके बाद बात करते हैं जो फेयर सर्विस ने हमें इसका टाइम पीरियड बताया, वो बताया 2000 से लेकर 1500 ईसा पूर्व। जो कार्बन डेटिंग पद्धति जिसे हम बोलते हैं C14, और यही कालक्रम आज भी चलता है, वो है आपका 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। जो कार्बन डेटिंग पद्धति है उसके जनक थे विलियम फ्रैंक लीवी। ये कहाँ के थे? USA के। और इन्होंने इसका आविष्कार कब किया था? 1949 में किया था। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था किसके क्षेत्र में मिला था? रसायन के क्षेत्र में। ये मैंने आपको बच्चों अलग अलग कार्यक्रम बताए, लेकिन जो इनमें से चलता है वो कार्बन डेटिंग पद्धति वाला टाइम पीरियड चलता है, यानी 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब बात करते हैं इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम।
भाई सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां कहां तक था? तो आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार विश्व के 3 देशों में था। और वो विश्व के 3 देश कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और इस सभ्यता के बारे में अगर और बात करना चाहूं तो इस सभ्यता के जो सबसे ज्यादा स्थान है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थान कौन से देश में है? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल कौन से देश में है? भारत में। और बात करना चाहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सबसे कम स्थल है, वो सबसे कम स्थल कौन से देश में? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में तो मात्र सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य स्थल कितने हैं? 2 है। उन 2 स्थलों के नाम क्या है? सुरतगई और मुंडीगाग। क्या नाम है भाई? सुरतगई और मुंडीगाग। ये 2 स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध रखने वाले, जो कौन से देश में पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। आप सबको पता है यहाँ हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है और उससे ऊपर अफगानिस्तान है। इसीलिए इन दोनों स्थानों को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरीतम बिंदु भी कहा जाता है। कौन सा बिंदु भी कहा जाता है? उत्तरीतम बिंदु कहा जाता है। और उत्तरीतम बिंदु कौन से 2 स्थानों को कहा जाता है भाई? सुरतगई और मुंडीगाग को कहा जाता है, जो कौन से देश में पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। उसके बाद अगर बात करना चाहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता के ये 4 बिंदु है। जो सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु है उसका क्या नाम है भाई? मांडा। क्या नाम है? मांडा। जो कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? चिनाब नदी के किनारे। जो कौन से राज्य में है? जम्मू एंड कश्मीर में। अगर इसके जिले की भी बात करना चाहूं तो यह जम्मू एंड कश्मीर के अखनूर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है? अखनूर जिले में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी बिंदु पड़ता है जम्मू में। क्या नाम है? मांडा। कौन सी नदी किनारे? चेनाब नदी के किनारे। और जम्मू कश्मीर के कौन से जिले में? अखनूर जिले में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो दक्षिणी बिंदु है वो कौन से राज्य में पड़ता है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी नदी के किनारे? परवरा नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता के उस दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? दैमाबाद। अगर आपको परवरा नदी ऑप्शन में ना दिया मिले तो अगर गोदावरी नदी ऑप्शन में दे रखा है तो वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, गोदावरी की ही सहायक नदी है। कौन सी है गोदावरी की सहायक नदी? परवरा नदी है। उसके बाद अगर बात करना चाहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी बिंदु है वो पूर्वी बिंदु है आलमगीरपुर। क्या नाम है? आलमगीरपुर। जो कौन सी नदी किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। और जो कौन से जिले में, यानी कौन से जिला अगर इसका बात करना चाहूं तो मेरठ जिला है। कौन सा जिला है? मेरठ जिला है। अगर प्रदेश की बात करना चाहूं तो कौन से प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूपी भी बोलते हैं। इसके बाद बात करना चाहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पश्चिमी बिंदु है वो है सूतकांगेडोर, जो कहां पे पड़ता है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के भी कौन सी जगह? बलूचिस्तान में। जो कौन सी नदी किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। दास्क बोल दीजिए या दस्त बोल दीजिए, इसी नदी का यह दूसरा नाम है। अगर दास्क ऑप्शन में है वो भी सही है, अगर दास्क नहीं है और दस्त शब्द ऑप्शन में है तो वो भी सही है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के 4 बिंदु है। तो अब बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक की दूरी है वो सिंधु घाटी सभ्यता की कितनी दूरी है? वो दूरी है भाई 1400 किलोमीटर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच में जो दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। अब बात करना चाहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच में जो दूरी है वो दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है भाई? 1600 किलोमीटर। यानी सिंधु घाटी सभ्यता इन 4 बिंदुओं के बीच में हिंदुस्तान में फैली हुई है। ये 4 बिंदु आप सबको पता है जो अलग अलग 3 प्रदेशों में पड़ते हैं। उसके बाद बात करना चाहूं
जो सिंधु घाटी सभ्यता का अगर क्षेत्रफल की बात करना चाहूँ मैं आपके साथ, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता का पहले क्षेत्रफल माना जाता था वो था भाई 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर ये सिंधु घाटी सभ्यता का पहले क्षेत्रफल माना जाता था, यानी 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। जो अब वर्तमान में डाटा बदल गया है और वर्तमान में इसका क्षेत्रफल हो गया है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया है भाई? 20 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया है। और 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल कौन सी सभ्यता का हो गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का हो गया है। उसके बाद अब मैं बात करना चाहूंगा सिंधु घाटी सभ्यता के आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, पूरा स्थल और पूरा अवशेष। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूरा स्थल है, अब बात करना चाहूंगा मैं सिंधु घाटी सभ्यता के पूरा स्थल और उनके पूरा अवशेषों की। भाई सिंधु घाटी सभ्यता कौन कौन से स्थान खोजे गए और उन स्थानों में, तो सबसे पहला स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया वो कौन सा है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत खोजा गया पहला स्थान कौन सा है? हड़प्पा। हड़प्पा में जो खुदाई हुई वो कब हुई भाई? 1921 में। हड़प्पा के खुदाई करता थे दयाराम साहनी। कौन थे भाई? दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थान हड़प्पा है। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता है। तो यहाँ बच्चों हम गलती करते हैं, हड़प्पा की नदी पूछी जाती है कई बार, हम सोचते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो वही नदी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। हड़प्पा जो है वो कौन सी नदी किनारे? रावी नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी के किनारे है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूं तो हड़प्पा पड़ता है आपका पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के भी कौन से जिले में? मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जो जिला है, जिसे से संबंधित आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो कौन सी भैंस की नस्ल का जन्म स्थान भी माना जाता है? मुर्रा। आपने सुना होगा, हरियाणा में कहावत भी है, बोला जिसके घर काली उसकी रोज दिवाली। हरियाणा में काला सोना कहा जाता है कौन सी भैंस को? मुर्रा को। और उसी मुर्रा का जन्म स्थान कौन सा है? मोंटगोमरी। और उसी मोंटगोमरी जिले के अंतर्गत कौन सी जगह पड़ती है? हड़प्पा, जिसे आज आधुनिक समय में मोंटगोमरी को आधुनिक साहिवाल कहा जाता है, यानी आधुनिक साहिवाल के नाम से जाना जाता है। कौन से जिले को? मोंटगोमरी जिले को, जिसे ऋग्वेद में हरिपुरिया कहकर संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में क्या कहकर संबोधित किया गया है? हरिपुरिया। और ऋग्वेद में हरिपुरिया कहकर कौन से स्थान को संबोधित किया गया? हड़प्पा को संबोधित किया गया, जहां पर 1926 में अगर मैं बात करना चाहूं तो खुदाई की थी माधव स्वरूप वत्स ने। किसने की थी भाई? माधव स्वरूप वत्स ने। इसके अलावा अगर बात करना चाहूं तो 1946 में खुदाई की थी मार्टिन व्हीलर ने। 1946 में किसने खुदाई की भाई? मार्टिन व्हीलर ने। ये यहाँ खुदाई करता हुए। इसके अलावा अब बात करना चाहते हैं इस सभ्यता की, तो जो हड़प्पा से हमें किसका साक्ष्य मिला है? अन्नागार का। अन्नागार होता है अनाज का गोदाम। और सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक दो नहीं, पूरे कितने अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं? 12 अन्नागारों के साक्ष्य मिले। यानी अनाज का गोदाम था, तो इसका मतलब जो उत्पादन था वो अधिशेष था। जरूरत से ज़्यादा फसल उत्पादित होती थी, और उसी जरूरत से ज़्यादा फसल को कहाँ पर स्टॉक कर लिया जाता था? अन्नागार में स्टॉक कर लिया जाता। उसके अलावा स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक जो हिंदू धर्म में आज भी पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। जब हम कोई भी नया काम शुरू करते हैं या कोई नई चीज लेते हैं तो उस पर यह चिन्ह बनाया जाता है। और आप सबको पता है यह स्वास्तिक का चिन्ह भी कौन सी सभ्यता की देन है? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। उसके अलावा नटराज की मूर्ति,
नटराज, जिसे आज हम भगवान शिव के नाम से जानते हैं, देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है नटराज की मूर्ति। और ये नटराज की मूर्ति का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला? हड़प्पा से। उसके बाद बात करता हूं शिस्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। शिस्त्री से गर्भ से निकलता हुआ पौधा यह हमें उर्वरता का प्रतीक है, यानी बढ़ावे का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और शिस्त्री के गर्भ से निकलते हुए इस पौधे का साक्ष्य भी हमें कहां से मिला है? हड़प्पा से। उसके बाद बात करना चाहूं तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले गेहूं और जो जौ का साक्ष्य वो भी कहां से मिला है? हड़प्पा से। अगर इसी में एक पॉइंट और बच्चों बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये पूछ ले कि उत्तम किस्म के जौ और गेहूं का साक्ष्य, तो आंसर बनावली आएगा। अगर उत्तम किस्म के गेहूं और जौ पूछ लिए तो आंसर क्या आएगा? बनावली आएगा, जो आपके फतेहाबाद जिले के हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत आता है। अगर सिर्फ गेहूं और जौ का साक्ष्य पूछ ले पहली बार कहां से मिला है, तो आपका आंसर क्या आएगा? हड़प्पा आएगा। यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया स्थान था। उसके बाद बात करता हूं मैं आपके साथ सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे स्थान की, जिसका नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक है मृतकों का टीला, या मुर्दों का टीला बोल दो या मृतकों का टीला बोल दो। अगर एक स्थान पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है और उन्हें इकट्ठा दफना दिया जाता है और बहुत सारी मिट्टी उन पर इकट्ठे डाल दी जाती है, तो एक वो टीले का रूप ले लेती है। और वो टीले का रूप लेने के कारण इसे कहा गया मोहनजोदड़ो। इसके ऊपर मूवी भी बनी, आपने देखी होगी, ऋतिक रोशन ने एक मूवी बनाई थी मोहनजोदड़ो। वो सिंधु घाटी सभ्यता की इसी स्थान के ऊपर आधारित थी। मोहनजोदड़ो जहां पर खुदाई हुई थी 1922 में। कब खुदाई हुई थी भाई मोहनजोदड़ो में? 1922 में। और यहां पे खुदाई करता का नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था भाई? राखलदास बनर्जी। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो में खुदाई की थी। और मोहनजोदड़ो आप सबको पता है कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। यह भी आपका कहां पे पड़ेगा? पाकिस्तान में पड़ेगा। और पाकिस्तान के कौन से जिले में? लरकाना जिले में। कौन से जिले में? लरकाना जिले में आता है। और लरकाना जिले के अंतर्गत आने वाले उस स्थान का क्या नाम है? मोहनजोदड़ो। अब बात करता हूं मोहनजोदड़ो शब्द या सिंधी भाषा में यहां से जो पूरा अवशेष मिले हैं वहां की बात कर लेते हैं। यहां से में क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? देखिए, कांस्य की नटराज की मूर्ति, कांस्य की, सॉरी नटराज की बोल दिया गलती से, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, यानी एक महिला है जो नृत्य की मुद्रा में है। और कौन सी धातु की मूर्ति है? उसकी कांसा धातु की। इसमें जो आपका एक क्वेश्चन आया था, कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति है उसके कौन से हाथ में चूड़ियां हैं? देखिए इसके कौन से हाथ में चूड़ियां हैं? जो इसका लेफ्ट हैंड है उसमें चूड़ियां हैं। आपको ये प्रतीत भी हो रही होगी, साफ साफ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इस महिला के लेफ्ट हैंड में चूड़ियां हैं। और यह मूर्ति कौन सी? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है। और इसके अलावा यहां से मिला हमें वृत्त स्नानागार। वृत्त स्नानागार जिसे जॉन मार्शल ने आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? आश्चर्यजनक इमारत की संज्ञा दी। अगर मैं बताना चाहूं तो इस वृत्त स्नानागार की जो लंबाई थी वो थी 11.88 मीटर भाई। इसकी चौड़ाई थी 7.02 मीटर। इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। ये इसकी गहराई, ये इसकी चौड़ाई, ये इसकी लंबाई। और आप सबके सामने स्क्रीन पर यह साक्ष्य दिया जा रहा है, यह है आपका वृत्त स्नानागार, जहां पर 20-50 आदमी इकट्ठे स्नान कर सके। और आपको बता देना चाहता हूं मोहनजोदड़ो एकमात्र ऐसी जगह जहां से हमें किसका साक्ष्य मिला है? वृत्त स्नानागार का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा हमें वृत्त स्नानागार का साक्ष्य कहीं और से नहीं मिला है। इसके अलावा यहां से मिला है हमें वृत्त अन्नागार। अन्नागार अनाज का गोदाम जहां पर अनाज इकट्ठा किया जाता था। एक इसके अलावा हमें सभागार का साक्ष्य भी मिला। सभागार जहां पर 100-150 आदमी बैठकर किसी मुद्दे पर चर्चा कर सके, विचार विमर्श कर सके, किसी बात
महत्वपूर्ण बात पर फैसला ले सके। यानी यहाँ से एक बात और बता देना चाहता हूँ, मोहनजोदड़ो एकमात्र स्थान है जहाँ से हमें 3 तरह के गार मिले हैं। वो 3 तरह के गार कौन से? अन्नागार, स्नानागार और सभागार। और मोहनजोदड़ो की भी जो सबसे बड़ी इमारत थी, वो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सा है? वृत्त अन्नागार। और वृत्त अन्नागार सबसे बड़ी इमारत कौन से स्थान की है? मोहनजोदड़ो की। इसके अलावा यहाँ से मिली हमें पशुपति शिव की मोहरें। यानी जो यहाँ से मोहर मिली है, जो सेलखड़ी पत्थर की होती थी, उन पर जो हमें चित्र मिला है, वो किसका चित्र मिला है? पशुपति का। वैसे यहाँ पे मोहरों पे हमें अलग अलग बहुत सारे चित्र मिले, मैं आपको आगे दिखाऊंगा मोहरों पर हमें किस तरह के चित्र दिए गए। इसके अलावा योगी की मूर्ति, एक योगी की मूर्ति मिली, एक पुजारी का सिर मिला है भाई। ये देखिए, ये वो पुजारी है जिनका सिर हमें यहाँ से मिला है। और यह जो पुजारी है कौन सी प्रजाति का माना गया है? मंगोलियन प्रजाति का माना गया है। कौन सी प्रजाति का माना गया? मंगोलियन प्रजाति का माना गया। ये देखिए, यहाँ पर इसने एक शाल ओढ़ रखा है और इसे शाल पर क्या कर रखी है? कढ़ाई कर रखी है। और ये मंगोलियन प्रजाति का माना गया है ये पुजारी। और इसका सिर भी हमें कहाँ से मिला है? वो मिला हमें मोहनजोदड़ो से। इसके अलावा यहाँ से हमें एक विशाल सड़क मिली है, और वो सड़क कितनी चौड़ी थी? 9.15 मीटर, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजपथ की संज्ञा दी गई। इस चौड़ी सड़क को किसकी संज्ञा दी गई भाई? राजपथ की संज्ञा दी गई। और यह राजपथ की संज्ञा कौन सी स्थान के अंतर्गत पड़ने वाली एक सड़क को दी गई? मोहनजोदड़ो के अंदर। इसके अलावा यहाँ से हमें कुएं भी मिले हैं, और जो मोहनजोदड़ो से हमें कुएं मिले हैं सबसे ज्यादा मिले। और सबसे ज्यादा कितने कुएं मिले? 700 कुओं के साक्ष्य मिले। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का पहले सबसे बड़ा स्थान कौन सा माना जाता था? मोहनजोदड़ो। उसके बाद किसे माना जाने लगा? धोलावीरा को। अब वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्थान माना जाता है राखी गढ़ी को। किसको माना जाता है? राखी गढ़ी को। इसके अलावा यहाँ से हमें शिलाजीत भी मिला है। शिलाजीत जो हिमालय की तलहटी से प्राप्त होता था, आयुर्वेदिक चिकित्सा में यूज किया जाता था। और आयुर्वेदिक चिकित्सा में यूज होने वाला शिलाजीत भी हमें कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। उसके बाद बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ही एक और स्थान कालीबंगा, जिसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? काले रंग की चूड़ियां। जो आपका पड़ता है कौन से प्रदेश में? यानी हिंदुस्तान का विराट प्रदेश की जिसे संज्ञा दी गई, राजस्थान में। और राजस्थान के भी कौन से जिले के अंतर्गत आता है भाई? हनुमानगढ़ जिले के अंतर्गत। और यह कौन सी नदी किनारे पड़ता है? यह पड़ता है घग्गर नदी के किनारे। किसी की घरवाली ने लाल रंग की चूड़ियां मंगाई थी, वो बेचारा गलती से शरीफ आदमी था, काले रंग की ले गया। घरवाली होगी लाल पीली, तो यहाँ पर उत्खनन करता है बीबी लाल और बी के थापर। कौन है यहाँ पर उत्खनन करता? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर कहाँ के उत्खनन करता है भाई? बीबी लाल और बी के थापर आपके कालीबंगा के उत्खनन करता है। और यहाँ पर इन दोनों की देख रेख में जो खुदाई हुई, वो खुदाई कब हुई? 1954 में। कब हुई? 1954 में। तो कालीबंगा से हमें क्या मिला है? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जुते हुए खेत का साक्ष्य। किसका साक्ष्य मिला है? जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यानी खेत की जुताई कर रखी थी। यानी अगर खेत है, खेत में अगर हम कोई भी फसल बो देते हैं तो इसका मतलब कहा जाता है खेत की हमने क्या कर दी? जुताई कर दी है। और इस जुते हुए खेत के साथ साथ हमें यहाँ से किसका साक्ष्य भी मिला है? हल का साक्ष्य भी मिला है। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान से सुनना है, काफी बार आता है। मिट्टी के हल का मॉडल या मिट्टी का हल के आकार का खिलौना, तो आंसर आएगा बनावली। तो आंसर क्या आएगा? बनावली। मॉडल पूछ ले मिट्टी के हल के आकार का या खिलौना पूछ ले तो बनावली आंसर आएगा। और यूं पूछ ले मिट्टी का हल तो आपका आंसर आएगा कालीबंगा। इसके अलावा यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली है, यानी वो ईंटें डिजाइनदार ईंटें मिली है। और डिजाइनदार ईंटें हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से मिली है। इसके अलावा लकड़ी की नालियां मिली है। और स्थानों से हमें जो नालियां मिली थी वो ईंटों की नालियां थी, लेकिन कालीबंगा वो स्थान है जहां से हमें किसकी नालियां मिली है भाई? लकड़ी की नालियां मिली है। उसके अलावा भूकंप के साक्ष्य, ये भूकंप के साक्ष्य हमें दीवारों में इस तरह के छेद है
और दीवारों में इस तरह के छेदों से ये प्रतीत हुआ कि यहाँ पर जब ये सभ्यता विकसित थी सिंधु घाटी, तो उस समय भूकंप आया होगा और भूकंप के कारण ही स्थान का विनाश हुआ होगा। तो भूकंप का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य, ऊंट जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, और ऊंट जो बिना पानी कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, उस पशु के हड्डियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। इसके अलावा हमें एक युगम समाधान मिला है। युगम का मतलब होता है जोड़ा, यानी एक महिला और एक पुरुष को इकट्ठा दफनाया गया था, दोनों एक ही कब्र में मिले हैं और दोनों एक ही कब्र में हमें कहाँ से मिले? कालीबंगा से। इसके अलावा हमें यहाँ से अग्नि वेदिका मिली है, अग्नि वेदिका या वनकुंड। तो यानी प्राचीन समय में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का कभी आधार रहे होंगे, यज्ञों का महत्व रहा होगा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में, इसीलिए हमें यहाँ से भी अवनकुंड मिला है। इसके अलावा अवनकुंड का साक्ष्य हमें बनावली से भी मिला है, अवनकुंड का साक्ष्य हमें लोथल से भी मिला है, अवनकुंड का साक्ष्य हमें राखी गढ़ी से भी मिला है। इसके अलावा और बात करना चाहूँ तो तांबे की चूड़ियाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया मनुष्य सबसे पहले परिचित हुआ था कौन सी धातु से? तांबा। तो उसी धातु के मनुष्य महिलाओं के लिए आभूषण भी बनाए गए, और वो महिलाओं के बने हुए आभूषण यानी तांबे की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिली? कालीबंगा से। ये देखिए आपके सामने कालीबंगा के अंतर्गत एक कुएं का साक्ष्य भी दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि कालीबंगा के हर तीसरे घर में हमें कुआं मिला है। कालीबंगा के हर तीसरे घर में हमें किसका साक्ष्य मिला है भाई? कुएं का साक्ष्य मिला है। और कालीबंगा को तो अगर मैं बात करना चाहूं, कालीबंगा का तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तृतीय राजधानी कहा। कालीबंगा को डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा? तृतीय राजधानी कहा। और डॉक्टर शर्मा ने तृतीय राजधानी कहकर किसे संबोधित किया भाई? कालीबंगा को संबोधित किया। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक और हिंदुस्तान के भी महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। कौन सा? कालीबंगा। उसके बाद बात करते हैं हम अगले स्थान की, चहुंदड़ो। जो चहुंदड़ो है, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर बोल दो, या शिल्प का कारखाना बोल दो, या उत्पादन स्थल बोल दो, ये क्योंकि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्रयोग होने वाली वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था। ये चहुंदड़ो भी आपका कहाँ पे पड़ता है? ये भी आपका भाई पाकिस्तान में पड़ता है। और पाकिस्तान में कौन सी नदी के किनारे है? ये पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। जो यहाँ पर खुदाई हुई वो खुदाई कब हुई? 1931 में। यहाँ पर खुदाई कर्ता का नाम है NG मजूमदार, यानी NG मजूमदार के नेतृत्व में खुदाई हुई। और NG मजूमदार के नेतृत्व में कहां पर खुदाई हुई? चहुंदड़ो में। ये आपको नाम दे भी रखे NG मजूमदार। ये आपका सबको पता है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। यहां से हमें सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री आप सबको पता है टिक्की, बिंदी, पाउडर, लिपस्टिक ये होती है, यानी महिलाओं की सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है। और सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री में से हमें यहाँ से क्या मिली? लिपस्टिक मिली। उसके अलावा यहाँ से हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है, यानी मनके मोती बनाए जाते थे। और वो मोती कहाँ पे बनाए जाते थे? चहुंदड़ो में बनाए जाते थे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों, जो मनके बनते थे वो कौन से पत्थर के बनते थे? सेलखड़ी पत्थर के। जो बाट बनते थे वो बनते थे चटर पत्थर के। तो यहां एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। जो मनके बनते थे भाई, वो मनके बनते थे लार्ज वर्धमणि पत्थर के। कौन से पत्थर के? लार्ज वर्धमणि पत्थर के। जबकि जो मोहरे बनती थी वो कौन से पत्थर की बनती थी? सेलखड़ी पत्थर की बनती। ये देखिए, ये यहाँ से जो हमें फैक्ट्री से यानी उत्पादन स्थल से जो सामग्रियां प्राप्त हुई, ये उनका दृश्य है। देखिए, कोई आपका बाट है, कोई दूसरा औजार है, कोई खुदाई का औजार है। अलग अलग औजारों के आपके सामने चित्र दर्शाए गए हैं।
उसके अलावा यहाँ किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के चारों ओर यूं किलेबंदियां की जाती थी, चारों ओर बाउंड्री वाल बनाई जाती थी, और इस तरह की कोई बाउंड्री वाल, यानी चौहदड़ो एक ऐसा स्थान है जिसके चारों ओर कोई भी किलाबंदी नहीं की गई थी। इसके अलावा यहाँ से वर्गाकार ईंटें भी मिली है, वर्गाकार ईंटें जो ईंटें मकान बनाने में और दूसरे कामों में प्रयोग की जाती थी। इसके अलावा यहाँ पर बिल्ली के पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिला है। एक ईंट के ऊपर ऐसा दर्शाया गया है कि जैसे आगे आगे बिल्ली और पीछे पीछे कुत्ता। आपको पता है बिल्ली और कुत्ते का आंकड़ा तो 36 का आंकड़ा है, यानी कुत्ता बिल्ली को देखते ही उस पर आप सबको पता है टूट पड़ता है। और वो साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? चौहदड़ों से मिला है। उसके अलावा अलंकृत हाथी का खिलौना, एक हमें मिट्टी का हाथी का खिलौना मिला है, और उस हाथी के खिलौने पर क्या की गई थी? अलंकृत किया गया था, चीजें उकेरी गई थी। उसके अलावा स्याही की दवात, स्याही की दवात सीधी सी बात, उत्पादन स्थल रहा है तो लिपि से लोग परिचित थे, तो लिपि लिखने के लिए स्याही की तो जरूरत पड़ेगी ही। तो स्याही की दवात भी हमें कहाँ से मिली? चौहदड़ों से मिली है। अब बात करते हैं अगले स्थान लोथल की। लोथल जिसे लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु हड़प्पा भी कहा जाता है, या जिसे आप लघु मोहनजोदड़ो भी बोल सकते हैं, जहाँ पर खुदाई करता कौन थे? रंगनाथ राव। लोथल के खुदाई करता कौन थे? रंगनाथ राव। और आप सबको पता लोथल आपका कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। कौन सी नदी किनारे? भोगवा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे भाई? भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ पर जो खुदाई हुई थी वो लोथल में कब हुई थी? 1955 में। किसके नेतृत्व में? रंगनाथ राव के नेतृत्व में। तो यहाँ से हमें क्या क्या पुरावशेष मिले? देखिए, एक तो हमें यहाँ से मिला गोदीवाड़ा, जिसे हम बोलते हैं बंदरगाह, या आप इसे एक नाम और दे सकते हैं डॉक यार्ड, यानी बंदरगाह थी। तो इसका मतलब ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग बंदरगाह से क्या करते थे? व्यापार करते थे। तो इसका मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का व्यापार होता था। और दोनों तरह का व्यापार कौन सी सभ्यता के अंतर्गत होता था? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत होता था। तो ये लोग व्यापार, देखिए ये आपके सामने बंदरगाह का दृश्य है, ये लोथल की बंदरगाह है। और ये फिर यूं इस तरह आपके आगे, और यहाँ पर आपको बीच बीच में नाव भी दिखाई दे रही होगी। तो नाव से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ढोते थे, लेकर जाते थे, लाते थे। तो ये व्यापार करते थे। और ये व्यापार मुख्य रूप से मेसोपोटामिया के साथ करते थे। कौन सी सभ्यता के लोगों के साथ इनका व्यापार था? मेसोपोटामिया के लोगों के साथ इनका व्यापार था। इसके अलावा ये यूनान के साथ भी इनके व्यापारिक संबंध थे। और इनका जो मुख्य व्यापार वस्तु थी वो कौन सी थी? कपास, यानी ये कपास का व्यापार करते थे। और मेसोपोटामिया में भी इसी तरह की आपको एक बंदरगाह दिखाई देगी, और वो मेसोपोटामिया की बंदरगाह का क्या नाम है? ऊर बंदरगाह। यानी ऊर बंदरगाह के जरिए व्यापार किया जाता था। और ऊर बंदरगाह के जरिए व्यापार कौन से स्थान से किया जाता है? लोथल से। क्योंकि लोथल के अलावा सूतकांगेडोर एक ऐसी जगह और है जहां से हमें गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है, लेकिन वो सूतकांगेडोर आज वर्तमान में पाकिस्तान में है, जबकि लोथल हिंदुस्तान के गुजरात प्रांत में है। गुजरात जिसे हम पहले कभी सौराष्ट्र के नाम से जानते थे। यहां से हमें दिशा सूचक यंत्र मिला है। दिशा सूचक यंत्र जो समुद्र में जब जहाज जाते हैं तो दिशा सूचक यंत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। उसी से उन्हें मालूम होता है कि उनका जो टारगेट है वो देश कौन सी दिशा में है, वो सही दिशा में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। उसे इस बात का जो ज्ञान होता है वो कौन से यंत्र से भी होता है? दिशा सूचक यंत्र से होता है। इसके अलावा यहाँ से हमें नाव के मॉडल भी मिले हैं, जैसा कि मैंने आपको गोदीवाड़ा में दिखाया। ये देखिए नाव के मॉडल, ये नाव है आपकी इस गोदीवाड़ा में, ये लोथल का गोदीवाड़ा है आपके सामने बच्चों। उसके अलावा यहाँ से चावल व बाजरे के भी साक्ष्य मिले हैं। चावल और बाजरा जो दोनों आपकी खरीफ की फसलें हैं,
और खरीफ की ये दोनों फसलों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले, लोथल से मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से शतरंज बोर्ड मिला यानी पासा मिला है जो मनोरंजन का साधन था। उसके अलावा यहाँ से हमें तराजू का साक्ष्य मिला है। उसके अलावा यहाँ से घोड़े का जबड़ा मिला है। किसका जबड़ा मिला है? घोड़े का जबड़ा मिला है। उसके अलावा यहाँ से हमें 3 युग्म समाधान भी मिले हैं। जैसा कि पीछे मैंने बताया आपको 1 युग्म समाधान मिला था वहाँ से, लेकिन यहाँ से हमें कितने समाधान मिले हैं? 3 युग्म समाधान मिले। उसके अलावा मम्मी भी मिली है। तो मम्मी क्या होती है? जो मम्मी का रिवाज वो मिस्र से शुरू हुआ। जो राजे महाराजा थे उनकी लाशों को प्लास्टर से लपेट दिया जाता था और उन्हीं लाशों को क्या कहा जाता था? मम्मी। और इस तरह की मम्मी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले? लोथल से मिले हैं। उसके अलावा फारस की मोहर मिली है और फारस की मोहर भी हमें कहाँ से मिली है? लोथल से मिली है। उसके बाद बात करता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के अगले स्थान। अब बात करते हैं धोलावीरा की। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? सफेद कुआं। धोलावीरा पड़ेगा आपका भाई गुजरात में। कहाँ पे पड़ेगा? गुजरात में। मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है। धोलावीरा किसी भी नदी के किनारे नहीं है। धोलावीरा में जो उत्खनन हुआ वो 2 बार हुआ। 1967-68 में तो किया भाई जगपति जोशी ने, और दूसरी बार किया फिर 1990-91 में RS विस्ट ने। RS विस्ट बोल दो या रविंदर सिंह विस्ट। तो धोलावीरा से हमें क्या क्या साक्ष्य मिला? देखिए, एक तो यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला यानी बच्चों के खेल का मैदान। ये एकमात्र ऐसी जगह है धोलावीरा जहाँ से हमें स्टेडियम का साक्ष्य मिला। इसके अलावा किसी और स्थान से हमें स्टेडियम का साक्ष्य नहीं मिला है, क्योंकि आज वर्तमान समय में लगभग 1500 स्थान चिन्हित किए जा चुके हैं जिनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, लेकिन स्टेडियम का साक्ष्य कहीं और से नहीं मिला है। उसके अलावा यहाँ पर नाम पट्टिकाएँ मिली, नेम प्लेट मिली है। देखा होगा जिस तरह आज हम मकान बनाते हैं तो मकान के बाहर लिखा होता है, नेम प्लेट लगी होती है शांति भवन, यानी इससे हमें जानकारी मिलती है कि शांति इस घर की मालकिन है या इस घर के कोई बुजुर्ग है। तो इस तरह की नाम पट्टिकाएँ भी मिली हमें। कहाँ से मिली? धोलावीरा से। उत्तम जल निकासी व्यवस्था यानी गंदा पानी निकालने के लिए प्रॉपर सीवरेज सिस्टम था, और ये प्रॉपर सीवरेज सिस्टम हमें कहाँ से मिला? धोलावीरा से। ये एक बात और बच्चों यहाँ मैं आपको बता देना चाहूँगा, ये जल निकासी प्रणाली का अभाव मात्र एक जगह से मिला और वो एक जगह है बनावली। उसके अलावा आपको इस चीज़ का अभाव कहीं पर भी नहीं मिलेगा जल निकासी प्रणाली का। किसको छोड़कर? बनावली को छोड़कर। उसके अलावा जलाशय, जल कुंड मिले हैं। यहाँ जल संरक्षण का भी साक्ष्य मिला है, क्योंकि पानी की कमी थी तो कहते हैं उस पानी की कमी को दूर करने के लिए लोग बारिश इत्यादि का पानी संरक्षित करते थे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिला? धोलावीरा से मिला है। और एक और जो इसकी विशेषता जो इसे और नगरों से अलग करती है, धोलावीरा एकमात्र ऐसा स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का जो कितने भागों में बटा हुआ था? 3 भागों में। बाकी स्थान कितने भागों में थे? 2 में थे। लेकिन धोलावीरा एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ था, यानी कि ऊंचा भाग, मध्यम भाग और निचला शहर 3 भागों में बटा हुआ। कौन सी जगह है? धोलावीरा। उसके अलावा बात करूं तो यहाँ से सबसे बड़े 10 अक्षर लिखे हुए मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े अक्षरों का भी हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है? धोलावीरा से मिला है। उसके बाद यह आपके सामने दिखाई दे रहा है धोलावीरा, इस तरह के कुओं के साक्ष्य मिले हैं। ये देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बारिश का पानी स्टोर करने के लिए इस प्रकार की नालियाँ बना रखी थी, यानी जल निकासी की व्यवस्था अलग से और बारिश का पानी संरक्षित करने की व्यवस्था अलग से थी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं बनावली की। बनावली आप सबको पता है कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में।
हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? फतेहाबाद जिले के अंतर्गत। फतेहाबाद, जिसे हरियाणा की पिंक सिटी कहा जाता है, पुरानी हवेलियों का शहर फतेहाबाद, उसके अंतर्गत आता है बनावली। बनावली लुप्त हो चुकी कौन सी नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और आप सबको पता है वर्तमान में खुदाई चल रही है हरियाणा में कौन सी नदी की? सरस्वती नदी की। और सरस्वती नदी खुदाई की शुरुआत हुई थी यमुनानगर के आदि बद्री से। अब बनावली के नज़दीक से एक नाला गुजरता है। कौन सा नाला गुजरता है? रंगोई नाला गुजरता है। कौन सा नाला गुजरता है भाई? रंगोई नाला। जो बनावली में उत्खनन हुआ, बनावली में उत्खनन हुआ 1973 में, और बनावली के उत्खननकर्ता का नाम है R.S. विस्ट, यानी रविंदर सिंह विस्ट। यानी R.S. विस्ट के नेतृत्व में खुदाई हुई। कहाँ पर खुदाई हुई? बनावली में हुई। उसके बाद बात करते हैं जो यहाँ से पूरा अवशेष मिले हैं, क्या क्या चीज़ें मिली है। एक तो मिला है धवन पात्र वाष्पेशन, यानी हाथ धोने का जो वाष्पेशन है उसका साक्ष्य मिला है हमें। कहाँ से मिला है? बनावली से। इसके अलावा मिट्टी से बना हल का मॉडल, यानी जो आग में पकाई गई मिट्टी जिसे बोला जाता है टेराकोटा। क्या बोला जाता है बच्चों? टेराकोटा। और मिट्टी के हल के आकार का हमें मॉडल बोल दो या खिलौना बोल दो, बात एक ही है। अगर मिट्टी का हल पूछे तो हमारा आंसर होगा कालीबंगा। मिट्टी के हल के आकार का मॉडल पूछे तो हमारा आंसर होगा बनावली। उसके अलावा उत्तम किस्म के जो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर पहली बार ये पूछ ले गेहूं और जौ का साक्ष्य तो आंसर होगा हड़प्पा। अगर ये पूछ ले उत्तम किस्म के जौ और गेहूं तो आंसर होगा बनावली। तो उत्तम किस्म के जौ मिले हैं, तिल मिले हैं, सरसों के ढेर मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से हमें जल निकासी प्रणाली का अभाव भी मिला है। क्या मिला है भाई? जल निकासी प्रणाली का अभाव मिला है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी जल निकासी प्रणाली, लेकिन उसका अभाव हमें कहाँ से मिला है? बनावली से मिला है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी यह भी आप सबको पता है कौन से प्रदेश में पड़ता है? हरियाणा प्रदेश के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? हिसार जिले के अंतर्गत आता है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, राखी गढ़ी में 5 करोड़ की लागत से एक राज्य स्तरीय संग्रहालय भी बनाया गया है। क्योंकि पहले राखी गढ़ी से जो चीज़ें हमें मिली थी वो झज्जर के संग्रहालय में रखी हुई थी, लेकिन अब 5 करोड़ की लागत से एक राज्य स्तरीय संग्रहालय तैयार किया गया राखी गढ़ी में। राखी गढ़ी भी किसी भी नदी के किनारे नहीं है और यह सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में सबसे विशाल नगर है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन सा है? राखी गढ़ी। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो यहाँ पे खुदाई हुई थी 1997 से 1999 में डॉक्टर अमरेंद्र नाथ घोष के नेतृत्व में। डॉक्टर अमरेंद्र नाथ घोष के नेतृत्व में कहाँ पे खुदाई हुई? राखी गढ़ी में। और ये वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इसकी विशालता को देखते हुए तो डॉक्टर फड़के ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती राजधानी कहकर संबोधित किया है। कैसी राजधानी? सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्ववर्ती राजधानी कहकर संबोधित किया है। किसे किया है? राखी गढ़ी को। उसके बाद अगर और बात करना चाहूँ तो राखी गढ़ी से एक तो हमें ऊंचे चबूतरे का साक्ष्य मिला है, यानी मैदान में इस तरह का एक चबूतरे का साक्ष्य मिला है जो ऊंचाई पर बनाया गया था। इसके अलावा अग्नि वेदिकाएं मिली है। क्या मिली है? अग्नि वेदिका, या जिसे आप बोल सकते हैं हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा अगर और बात करना चाहूँ तो यहाँ से हमें तांबे का लोटा मिला है।
चांदी की चूड़ियां मिली हैं, सोने का हेयर बैंड मिला है। हेयर बैंड जिसे हम बोलते हैं सीज फुल हेयर बैंड। एक बार तो इस बात पे यकीन ही नहीं होता कि इस तरह का सोने का हेयर बैंड भी मिल सकता है क्या, लेकिन सोने का हेयर बैंड मिला है हमें यहाँ से। ये राखी गढ़ी जो हरियाणा टूरिज्म की एक साइट भी है जिसे विकसित कर रहे हैं टूरिज्म के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा। अब बात करते हैं आगे रोपड़ की, जिससे का आधुनिक नाम है रूपनगर। और हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई कहाँ पर हुई? रोपड़ में। रोपड़ पड़ेगा आपका कौन से प्रांत में? पंजाब प्रांत में। और पंजाब प्रांत में भी कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। ये जैसा कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया है, ये है आपका रोपड़, जिसे आधुनिक आज रूपनगर के नाम से आप जानते हैं। और यहाँ पर हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई हुई थी। और यहाँ पर सबसे पहले खुदाई 1953 में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। तो बात करते हैं यहाँ से प्राप्त साक्ष्य के कुत्ते के साथ दफनाने का साक्ष्य, यानी एक आदमी को और एक कुत्ते को एक ही कब्र में दफनाया गया है। इसके अलावा और स्थानों से हमें जो साक्ष्य मिले वो युगम समाधान के मिले हैं, लेकिन ये अपने आप में एक विचित्र साक्ष्य मिला है। और विचित्र साक्ष्य क्या मिला है? कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य। यहाँ आपको एक बात और बता देना चाहता हूं बच्चों, मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कुत्ते के पूर्वज। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले, अगर धातु पूछ ले तांबा, और मनुष्य के द्वारा सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर कौन है? कुत्ते का पूर्वज। और उसी कुत्ते के साक्ष्य आपको मिले हैं, यानी आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के। कहाँ से? रोपड़ से। इसके अलावा यहाँ से में तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। और यह आपको मैंने जैसा कि बताया कि हिंदुस्तान में स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले खुदाई कहाँ पे हुई थी? रोपड़ में हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्लेस की। तो अगला स्थान हमारा है सूतकांगे डोर, जो आप सबको पता है कहाँ पे पड़ेगा आपका? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के भी कौन से प्रांत में? बलूचिस्तान में। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। दास्क बोल दो या दस्त नदी बोल दो, बात एक ही है। यहाँ पर खुदाई की अर्न ऑस्टिन ने। तो यहाँ सूतकांगे डोर से भी हमें किसका साक्ष्य मिला है? बंदरगाह, जिसे हम बोल सकते हैं गोदीवाड़ा या डाक यार्ड। 2-3 बंदरगाहें काफ़ी फेमस रहेंगी, एक लोथल की बंदरगाह, एक सूतकांगे डोर की बंदरगाह, एक मेसोपोटामिया की उर बंदरगाह। इसके अलावा यहाँ से हमें मिली है मिट्टी की चूड़ियाँ। इसके अलावा मिट्टी की चूड़ियों के अलावा कई जगह से हमें तांबे की चूड़ियाँ, कई जगह से चांदी की चूड़ियाँ भी मिली है। लेकिन सूतकांगे डोर वो जगह जहाँ से हमें मिट्टी की चूड़ियाँ मिली है। ये देखना, मिट्टी की चूड़ियाँ साफ साफ आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी बच्चों। ये मिट्टी की चूड़ियों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सूतकांगे डोर से मिले हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बिंदु भी है? पश्चिमी बिंदु भी है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा बिंदु है? पश्चिमी बिंदु है। और सिंधु घाटी सभ्यता के उस पश्चिमी बिंदु का, जैसा कि बच्चों आप सबको पता है, क्या नाम है? सूतकांगे डोर। इसके अलावा बात करना चाहूंगा तो यहाँ से मिली हमें तांबे की कुल्हाड़ी। कौन सी धातु की कुल्हाड़ी? तांबा धातु की कुल्हाड़ी। और ये तांबा की अगर बात करना चाहूँ तो प्रचुर मात्रा में जो तांबा प्राप्त करते थे वो प्राप्त करते थे खेतड़ी राजस्थान से। अब बात करते हैं इसमें आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की। अब बात करते हैं सुरकोटड़ा की। सुरकोटड़ा भी कौन इसके रण में? कच्छ के रण में।
ये 2-3 काफ़ी फेमस जगह जो गुजरात से मिली है, चाहे धोलावीरा हो, चाहे लोथल हो, चाहे रंगपुर हो, चाहे सुरकोटड़ा हो। यहाँ पे भी जो उत्खनन करता थे वो कौन थे? जगपति जोशी। कौन थे भाई? जगपति जोशी। यहाँ से हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो हमें ध्यान रखनी है और जिसका क्वेश्चन कई बार आया है वो क्या है कि घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य, घोड़े की हड्डियों का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से मिला है। कहाँ से मिला है? सुरकोटड़ा से मिला है। उसके अलावा बात करना चाहूंगा यहाँ से हमें कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कलश समाधान क्या होता है। देखिए बच्चों, मरने के बाद आदमी का जब दाह संस्कार किया जाता है, उसे जलाया जाता है, तो जलाने के बाद उसकी हड्डियां बच जाती है और हड्डियां और उस राख को इकट्ठा करके जब एक कलश में डाल दिया जाता है, मटकी में डाल दिया जाता है, तो उसे किसकी संज्ञा दी गई है? कलश समाधान की संज्ञा दी गई है। और इसी को व्हीलर महोदय ने शोक पीठ की संज्ञा दी। इसी कलश समाधान को व्हीलर महोदय ने किसकी संज्ञा दी है? शोक पीठ की संज्ञा दी है। और ये कलश समाधान का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? सुरकोटड़ा से मिला है। अब बात करते हैं इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में अगर बात करना चाहूं मैं, जो सिंदूर के साक्ष्य है, सिंदूर के साक्ष्य में कहां से मिले हैं? नौसारों से मिले। और ये नौसारों जगह कहां पे है? पाकिस्तान में। कई बार इस तरह के वन लाइनर क्वेश्चन आ जाते हैं कि सिंदूर का साक्ष्य में कहां से मिला, तो हमारा आंसर होगा नौसारों। नौसारों जो कहां पड़ेगा? पाकिस्तान में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जो चांदी का मुकुट है वो कहां से मिला है? कुनाल। कुनाल आपका पड़ता है कहां पे? रतिया। और रतिया आप सबको पता है कौन से जिले में आता है? फतेहाबाद जिले के अंतर्गत आता है। और यह भी सरस्वती नदी के किनारे पड़ने वाला एक स्थान है कुनाल, जहां से हमें किसका मुकुट मिला है? चांदी का मुकुट मिला है। इसके अलावा जो नहरों के साक्ष्य, मैं आपको बच्चों एक और बात बता देना चाहता हूं, नहरों के साक्ष्य मात्र एक स्थान से मिले हैं और वो एक स्थान आपका पड़ेगा अफगानिस्तान में, जिसका नाम है सुरतगई। इसके अलावा और जगहों से हमें कुओं के साक्ष्य मिले हैं, नदियों के साक्ष्य मिले हैं, जो नदियां आज तक भी बह रही है, लेकिन नहरों के साक्ष्य, क्योंकि नहरें मानव निर्मित होती है। अगर बता देना चाहूं तो प्राचीन इतिहास में पहला शासक जो ने नहरों का निर्माण करवाया उसका नाम है महापद्म नंद। नंद वंश का शासक था जिसने सबसे पहले कहां पर नहर का निर्माण करवाया था? कलिंग, उड़ीसा में। उसी तरह नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है दिल्ली में सल्तनत के तुगलक वंश के एक शासक जिसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, वो भी नहरों के लिए काफ़ी फेमस रहे हैं। उसके अलावा बात करना चाहूँ शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। कालीबंगा जो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। इसके अलावा बात करना चाहूँ शंख के साक्ष्य। शंख आपने देखा होगा मंदिरों में आरती से पहले बजाया जाता है, आरती के साथ भी बजाया जाता है, तो शंख के साक्ष्य मिले बालाकोट। बालाकोट वही जगह जहाँ पर एयर स्ट्राइक हुई थी नरेंद्र मोदी जी के समय ही, पिछले समय के दौरान। यही पड़ेगा आपका पाकिस्तान। चावल की भूसी के ढेर। चावल की भूसी के ढेर कहाँ से मिले? रंगपुर। ये कहाँ पड़ेगा? गुजरात। ये HCS जो हरियाणा सिविल सर्विस के पेपर हुए थे उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कि चावल के दाने का साक्ष्य में कहाँ से मिला? रंगपुर से। ये रंगपुर आपका पड़ता है गुजरात में और यहाँ पर भी खुदाई करता है कौन थे? रंगनाथ राव। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, उसमें मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, उनके आर्थिक क्रियाकलाप क्या थे, सामाजिक जीवन कैसा था, सभ्यता के अंत के कारण क्या रहे, उन सारी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नगर कितने भागों में बटे हुए थे। यहाँ ये सिंधु घाटी सभ्यता का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे सेकंड पार्ट के साथ और तब ये मैं आपको टॉपिक भी कंप्लीट करवाऊंगा।